हेलो एवरीवन। आज हम फायर इंश्योरेंस का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें जो मेन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहला तो हम समझेंगे कि एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने की प्रोसीजर क्या होती है। इसके बाद जब लॉस होता है प्रॉपर्टी का, एसेट का, तो उसके क्लेम को लेने की प्रोसीजर क्या होती है, और लास्ट में पॉलिसी का असाइनमेंट कैसे होता है, पॉलिसी की कैंसिलेशन कैसे होती है। तो वन बाय वन ये सारे टॉपिक हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कि हम एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते टाइम पूरे किए जाते हैं, जिनको कंप्लीट किया जाता है। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए ये 7 स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ इंश्योरर। इसके बाद आता है प्रपोजल फॉर्म, एविडेंस ऑफ गुडविल, सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म, इशू ऑफ कवर नोट और इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ इंश्योरर। इंश्योरर की जो सिलेक्शन होती है वो इंश्योर्ड के थ्रू करवाई जाती हैं, मतलब इंश्योर्ड खुद सिलेक्ट करता है कि वो कौन से इंश्योरर से पॉलिसी लेना चाहता है। तो पहले उसको सर्च आउट करना होता है। तो जो भी एज़ पर कन्वीनियंट उसको लगता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल होगा, तो उस इंश्योरर के थ्रू वो पॉलिसी ले सकता है। तो पहले उसको इंश्योरर को सिलेक्ट करना होता है। एक बार जब इंश्योरर को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो सेकंड स्टेप पे क्या होता है, प्रपोजल फॉर्म फिल करना होता है। प्रपोजल फॉर्म को फिल किया जाता है। प्रपोजल फॉर्म होता है एक तरह का ऑफ़र है ये, जिसमें काफ़ी सारे जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रपोजल के थ्रू फिल की जाती हैं। लाइक नेम क्या है उसका, एड्रेस क्या है, किस तरह का बिजनेस है, ऑक्यूपेशन क्या है, जिस सब्जेक्ट मैटर का वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसके बारे में मेंशन किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो एसेट है, जो प्रॉपर्टी है जिसका इंश्योरेंस करवाना है, उसकी वैल्यू क्या है, किस तरह की पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, कितनी अमाउंट के लिए इंश्योरेंस करवाना है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रपोजल फॉर्म के अंदर फिल की जाती हैं। इस टाइम क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो पर्सन प्रपोजल फॉर्म को फिल कर रहा है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से उसको भरनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी की एसेट की वैल्यू को उसके अंदर फिल करना है, वो फिल करनी होती है। अगर वो वैल्यू फिल करनी है तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू फिल करनी चाहिए, क्योंकि जब क्लेम मिलता है तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलता है। अगर हम जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो कम अमाउंट पर दिखाते हैं, कम अमाउंट को फिल करते हैं, दैट मीन्स हम एक फ्रॉड कर रहे हैं और वो अंडर इंश्योरेंस की पॉलिसी में काउंट होता है। तो फिर इस केस में पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हमें पे नहीं करती है और फिर वहाँ पर एवरेज क्लॉज इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जब भी प्रपोजल फॉर्म को फिल किया जाता है तो उसके अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ के साथ जो हम प्रॉपर्टी की जो हम अमाउंट भरना चाहते हैं, जो वैल्यू हम भरते हैं, तो उसको हमेशा मार्केट वैल्यू पर ही भरा जाता है। थर्ड स्टेप आता है एविडेंस ऑफ गुडविल, कि जो पर्सन इंश्योरेंस लेना चाहता है, इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो उसको अपनी गुडविल के बारे में प्रूफ देना होता है। अच्छा, बेसिकली 2 तरह के लोग हो सकते हैं। पहली तरह के तो वो लोग होते हैं जो पहले से ही वेल नोन है, बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है और उनके बारे में इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर तो रिस्क ये होता है कि उसको इग्नोर ही कर दिया जाता है। लेकिन सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं, जो नए प्रपोजर हैं, जो स्ट्रेंजर हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो कंपनी उनको बोल देती है कि तुम्हें अपने बारे में हमें बताना पड़ेगा कि तुम कितने ज़्यादा रेपुटेटेड हो। तो इसके लिए तुम्हें सोसाइटी के एक रेपुटेटेड पर्सन से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो हमें सबमिट करना होगा। ठीक है। और इससे क्या होगा, ये जो सर्टिफिकेट होगा, मतलब ये प्रपोजल फॉर्म जो इसका जो फॉर्मेट होता है इस सर्टिफिकेट का, वो प्रपोजल फॉर्म के ऊपर ही प्रिंटेड होता है, तो वहीं पर ही फिल कर दिया जाता है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो थोड़ा सा जो रिस्क फैक्टर है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो गुडविल का एविडेंस देना ज़रूरी होता है। इसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी को गुडविल का एविडेंस मिल जाता है तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है,
सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसका इंश्योरेंस होना है, जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है जिसका इंश्योरेंस होना है, तो उसको थोरोली उसके बारे में स्टडी की जाती हैं कि उसके अंदर पॉसिबल रिस्क कितना हो सकता है। तो इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इसके लिए अलग से सर्वेयर भी अपॉइंट कर सकती है, ताकि वो उनको असेस कर सके, सब्जेक्ट मैटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके कि सब्जेक्ट मैटर कैसा है, उसकी जो आसपास की सिचुएशन है वो कैसी है, कितना रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है। और उसको क्या कहा जा सकता है कि वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो फिल कर रहा है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए भी बोला जा सकता है कि जो प्रपोजल फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन इंश्योर्ड के थ्रू फिल की जा रही है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए भी सर्वेयर को कहा जा सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर का सर्वे होता है। इसके बाद जब ये चारों चीज़ों से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, फिर प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। जब इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीटली सेटिस्फाइड है तो फिर वो इस रिस्क को एडमिट कर लेती है, ठीक है, और प्रपोजर को अपना डिसीजन बता देती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये जो कंडीशन है तो ये कंप्लीट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि रिस्क जो होगा, मतलब अब जो रिस्क है वो किसके पास ट्रांसफ़र हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो ये कब से स्टार्ट होगा, जब प्रीमियम पे कर, मतलब जो प्रीमियम है जब उसको रिसीव हो जाएगा तो रिस्क को माना जाएगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पर प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद आता है इशू ऑफ कवर नोट। कवर नोट एक तरह की प्रोविजनल या इंटरिम पॉलिसी हम इसको कह सकते हैं, अभी कंप्लीट नहीं है, एक प्रोविजनल पॉलिसी है कि हम एक तरह से जो फाइनल डिसीजन का हम एक रफ उसको प्रिंट आउट दे देते हैं, ड्राफ्ट हम दे देते हैं। जैसे प्रीमियम डिपॉजिट हो जाता है तो जो एजेंट होते हैं या जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो कंपनी के सेल ऑफिसर्स होते हैं, सेल मैनेजर होते हैं, तो वो इंश्योर्ड को एक कवर नोट इशू कर देते हैं। तो कवर नोट क्या करता है, ये इंश्योरर को बाइंड कर देता है कि वो रिस्क को कंपेंसेट करेगा। तो यहाँ पर इशू ऑफ कवर नोट होगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लास्ट स्टेप पे जब सारी ऊपर की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, सारे स्टेप्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू कर देती हैं। इस पॉलिसी के अंदर सारी टर्म्स लिखी जाती हैं, सारी कंडीशन लिखी जाती हैं कि पॉलिसी के अंडर क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। तो इसमें यह भी बताया जाता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या उनके ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले तो इंश्योरर को सिलेक्ट किया जाता है, फिर इंश्योर्ड जो होता है प्रपोजल फॉर्म को फिल करता है, गुडविल का एविडेंस देता है, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू सब्जेक्ट मैटर का सर्वे किया जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सेटिस्फाइड होने के बाद प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है, कवर नोट को इशू कर देती है और लास्ट में फाइनल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको इशू कर दिया जाता है। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। कि जब लॉस होता है, जब एक्चुअल में आग लगी है, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, एसेट का लॉस हुआ है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। तो क्लेम भी बहुत इजीली, ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर जल्दी से ख़त्म हो जाती है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया कि हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी साथ के साथ हमें क्लेम पे कर देगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है जिसको फॉलो करना होता है। तो प्रोसीजर के क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले नोटिस इंटीमेशन ऑफ फायर। मतलब हमें क्या करना होगा, जो इंश्योर्ड है तो उसको आग लगने की वजह से लॉस हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आग लगी है तो जितना जल्दी हो सके इन राइटिंग ये जो नोटिस है, ये जो इंटीमेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देना चाहिए। जब ये नोटिस दिया जाता है तो उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो लॉस का एविडेंस भी साथ में ही सबमिट कर दे, और इस चीज़ का भी एविडेंस वो साथ में सबमिट कर दे कि उसने हर वो एफर्ट किया था जिससे इस लॉस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, मतलब हर वो एफर्ट किया था, ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठ गया था। अगर वो आराम से बैठ गया था तो इसका मतलब उसने इस तरह के लॉस को इंटेंशनली
किया है, जानबूझकर आग लगवाई है ताकि वो क्लेम ले सके। लेकिन अगर वो प्रूफ दे देता है कि उसने हर एफर्ट किया था लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी उससे सेटिस्फाइड हो जाती हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन मिल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये देखती है कि क्या पॉलिसी इन फोर्स है या नहीं है, क्या पॉलिसी को कैंसिल तो नहीं करवा दिया गया, या पॉलिसी की असाइनमेंट वगैरह तो नहीं है। तो वो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी को चेक करना होता है। सेकंड आता है एंट्री इन क्लेम रजिस्टर। सेकंड स्टेप पे क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही लॉस का इंटीमेशन मिल जाता है पॉलिसी के बारे में, जब वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो हर एक कंपनी अपने पास एक क्लेम रजिस्टर मेंटेन करती हैं। क्लेम रजिस्टर जो होता है वो रिकॉर्ड ऑफ क्लेम का रजिस्टर होता है। तो इसके अंदर वो क्या इन्फॉर्मेशन फिल करती है कि क्लेम की डेट क्या है, क्लेमेंट का नेम, उसका एड्रेस फिल किया जाता है और किस डेट को फिर क्लेम को डिस्चार्ज किया जाएगा। अगर क्लेम को किसी कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है तो किस डेट को रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इस क्लेम रजिस्टर के अंदर मेंशन की जाती हैं। तो पहले जैसे नोटिस मिलता है तो पहले इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इन फोर्स है या नहीं है। ठीक है, जब वो सेटिस्फाइड हो जाती है फिर क्लेम को क्लेम रजिस्टर के अंदर एंटर कर दिया जाता है और इंश्योर्ड को एक क्लेम नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लेम रजिस्टर के अंदर सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल की जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, इशू ऑफ क्लेम फॉर्म। जब क्लेम को क्लेम रजिस्टर के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है फिर जो इंश्योरर है वो एक क्लेम फॉर्म इंश्योर्ड को इशू करता है। इंश्योर्ड को क्लेम फॉर्म को फिल करना होता है और फिल करके इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न करना होता है, और जो भी डॉक्यूमेंट क्लेम फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए बोला जाता है तो वह सारे डॉक्यूमेंट भी इंश्योर्ड को उसके साथ अटैच करने होते हैं। हर एक इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम फॉर्म अलग हो सकता है। नॉर्मली जो क्लेम फॉर्म डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें होता है कि जो क्लेमेंट है और क्लेम है उसके बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाए, तो इस तरह के कॉलम उसके अंदर बनाए जाते हैं। अब क्लेम फॉर्म को जब फिल कर दिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पे आता है इंस्पेक्शन और सर्वे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फॉर्म मिल जाता है फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक इंडिपेंडेंट लाइसेंस्ड प्रोफेशनल सर्वेयर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो लॉस की असेसमेंट कर सके और रीज़न फाइंड आउट कर सके कि लॉस क्यों हुआ है। सर्वेयर क्या करता है, वो उस साइट पर जाता है, उसके इंस्पेक्शन करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है कि आग लगने का कारण क्या था, ठीक है, और कितना लॉस हुआ है। फिर अपनी वो रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देता है। खाली रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, साथ के साथ वो फोटोग्राफ भी सबमिट करता है, विद प्रूफ वो सब कुछ ये सबमिट करेगा। ठीक है, तो ताकि वो एक तरह से वो इंश्योर कर देता है कि हाँ सच में ये लॉस हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट पर होता है डिस्चार्ज वाउचर। जब सर्वेयर की रिपोर्ट को स्टडी कर दिया जाता है और अगर कंपनी सेटिस्फाइड है कि जो लॉस हुआ है वो जेन्युइन है और सारी फॉर्मेलिटीज़ को प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया गया है, फिर वो इंश्योर्ड को एक डिस्चार्ज वाउचर इशू कर देती है। इंश्योर्ड को क्या करना होता है, इस डिस्चार्ज वाउचर के ऊपर अपने साइन करने होते हैं और इंश्योरर को वापस करना होता है। डिस्चार्ज वाउचर का मतलब होता है कि एक तरह का ये बिल है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ क्लेम। जब डिस्चार्ज वाउचर साइंड होकर वापस आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की पेमेंट कर देती है, और नॉर्मली ये बैंक अकाउंट में होती है, चेक के थ्रू ये पेमेंट की जाती है, बैंक अकाउंट के थ्रू, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर मनी फिल कर दी जाती हैं, डिपॉजिट कर दी जाती हैं। पेमेंट जो की गई है उसको भी क्लेम रजिस्टर के अंदर मार्क ऐड कर दिया जाता है। जब क्लेम की पेमेंट होती है तो अगर रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी थी तो उस केस में क्या होता है, जितने भी उसमें जो अमाउंट स्पेंड की गई है तो उसको डिडक्ट करके बाकी जो अमाउंट है वो क्लेम के लिए पे कर दी जाती हैं। और लास्ट स्टेप में क्या आता है, लास्ट क्या हो सकता है अगर ये नहीं होता है, अगर पेमेंट ऑफ क्लेम नहीं होता है तो हम दूसरी साइड पे जाते हैं, तो उस केस में रिजेक्शन ऑफ क्लेम होगा। अगर कंपनी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस केस में क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लेम रिजेक्ट करने के कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, पहला रीज़न हो सकता है कि या तो क्लेम फ्रॉडलेंट था, ठीक है, धोखाधड़ी उसके अंदर है,
या जो लॉस हुआ है वो आग लगने की वजह से नहीं हुआ है, या जो लॉस था वो इंटेंशनल था, जानबूझकर आग लगाई गई है। या क्या हो सकता है कि जो इंश्योर्ड है, जिस टाइम उस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो उसका उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मैंडेटरी होता है दोनों टाइम पर, जब हम पॉलिसी को लेते हैं उस टाइम भी और जब लॉस हुआ है तो उस टाइम भी। पॉलिसी लेते टाइम भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मैंडेटरी होता है, और जब हम क्लेम करते हैं तो उस केस में भी हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है। और लास्ट क्या हो सकता है कि जब पॉलिसी लेते टाइम, जब पॉलिसी इंसेप्शन हुई थी पॉलिसी की, उस टाइम अगर इंश्योर्ड ने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट को प्रपोजल फॉर्म के अंदर फिल नहीं किया है, उनको जानबूझकर छिपाया है, तो उस केस में भी इंश्योरर के पास राइट होता है कि वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से क्लेम सेटलमेंट की जो प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट क्लेम सेटलमेंट की प्रोसीजर में सबसे पहले नोटिस ऑफ फायर दिया जाता है, ये इंश्योर्ड के थ्रू दिया जाता है, फायर के बारे में इंटीमेट किया जाता है। फिर जैसे इंटीमेशन मिलता है तो इंश्योरर उसको अपने पास क्लेम रजिस्टर में एंटर कर देता है, क्लेम फॉर्म इशू किया जाता है इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड उसको फिल करके रिटर्न कर दिया जाता है, एक सर्वेयर को अपॉइंट किया जाता है जो पूरी इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है इंश्योरर को। इंश्योरर उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड होने के बाद एक डिस्चार्ज वाउचर जो होता है वो इंश्योर्ड को इशू कर देता है, और उसके बाद जो डिस्चार्ज वाउचर है उसे इंश्योर्ड साइन करके इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न कर देता है, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की पेमेंट कर देती हैं। और कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से कई बार क्लेम को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये था क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा रिन्यूअल ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल क्या होता है? देखो, जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये जनरल पॉलिसी होती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या था कि हम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कितने ही टाइम के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो नॉर्मली ये 1 ईयर के लिए होती है, और 1 ईयर के बाद हमें इसे रिन्यू करवाना होता है। जनरली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड फॉर 1 ईयर, बट इट मे बी पीरियोडिकली रिन्यूड। हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी इन्फॉर्म द इंश्योर्ड 2 वीक बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी सो दैट इट मे बी रिन्यूड। कि इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है कि जैसे ही पॉलिसी हमारी क्या होने वाली होती है, एक्सपायर होने वाली होती है, तो उससे 15 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को इन्फॉर्म कर देती है रिन्यूअल के बारे में। हाउएवर 2 वीक आर गिवन एज ग्रेस पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। 2 वीक का उसको टाइम भी दिया जाता है। इंश्योर्ड कैन गेट इट रिन्यूड विद इन द ग्रेस पीरियड, वो ग्रेस पीरियड के अंदर इसको रिन्यू करवा सकता है। और जैसे उसको रिन्यू करवा दिया जाता है तो इंश्योरेंस कवरेज कॉन्टिन्यूज इन द मीन टाइम। ठीक है, रिन्यूअल तक, मतलब ग्रेस टाइम तक तो इंश्योरेंस जो कवरेज है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर ग्रेस टाइम के बाद भी उसको रिन्यू नहीं करवाया जाता फिर पॉलिसी की कैंसिलेशन हो जाती है। तो रिन्यूअल में क्या हुआ कि अगर पॉलिसी ली गई है तो नॉर्मली 1 ईयर के लिए होती है, तो 1 ईयर के बाद हमें उसको रिन्यू करवाना होता है। तो अगर हम रिन्यू नहीं करवाते हैं तो पॉलिसी की कैंसिलेशन हो जाती है। तो रिन्यूअल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 हफ्ते पहले ही, जब एक्सपायर होने वाली होती है पॉलिसी, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को 2 हफ्ते पहले वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। और उसके बाद इंश्योर्ड को क्या करना होता है, पॉलिसी को रिन्यू करवाना होता है, और एक्सपायरी के बाद भी उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, वो ग्रेस पीरियड होता है। तो विद इन दैट ड्यूरेशन वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकता है। तो इस तरह से पॉलिसी का रिन्यूअल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ फायर पॉलिसी। ये मैंने अभी आपको वैसे बता भी दिया है कि कैंसिलेशन क्या होता है। इफ़ पॉलिसी इज़ नॉट रिन्यूड ऑन ड्यू डेट, it is automatically cancelled and the insurer will not be responsible for any loss. Even during policy period, either party can cancel the contract. कि अगर पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या माना जाता है कि जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती हैं, और इंश्योरर किसी भी लॉस के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉलिसी का कैंसिलेशन दोनों साइड से हो सकता है।
इंश्योर्ड भी पॉलिसी की कैंसिलेशन करवा सकता है, लेकिन फिर उसको प्रीमियम का लॉस होगा। तो जो कैंसिलेशन है वो दोनों पार्टी कर सकती हैं। तो इस फायर इंश्योरेंस का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की असाइनमेंट हो सकती हैं, की असाइनमेंट होती है, तो ऐसे ही जो ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको भी असाइन किया जा सकता है। असाइन का मतलब होता है किसी को ट्रांसफ़र करना। तो असाइनमेंट क्या है बेसिकली? असाइनमेंट के अंदर हम क्या लेते हैं, अ फायर पॉलिसी कैन बी असाइंड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द इंश्योरर, कि अगर हमें असाइन करना भी है तो हम सिर्फ इंश्योरर की कंसेंट से ही उसे किसी को असाइन कर सकते हैं। इंडिया के अंदर असाइनमेंट इज चूज इन एक्शन एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। असाइनमेंट कैसे होती है? चूज इन एक्शन के थ्रू होती है। तो इसमें हमें कंसेंट लेनी होती है और हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब इंडिया में क्या है कि हम बिना कंसेंट के भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज तो कंसेंट लेना मैंडेटरी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर चूज इन एक्शन का राइट है। ठीक है, तो उसमें अगर हम लेके चलते हैं तो फिर हमें इंश्योरर से कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो सेक्शन 135 इन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में क्या बताया गया है इसके बारे में, कि हर एक असाइनी, एवरी असाइनी बाय एंडोर्समेंट और अदर राइटिंग ऑफ अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर in whom the property is the subject insured shall be absolutely vested at the date of assignment, shall have transferred and vested in him all right of suit as if the contract contained in the policy has been made with himself। अगर क्या कर दिया जाता है, अगर पॉलिसी को असाइन कर दिया जाता है, चाहे वो एंडोर्समेंट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, और या फिर हम राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जिसको ये असाइनमेंट हो रही है तो उसके पास वो सारे राइट चले जाते हैं। स्यू करने के जो राइट है, जो पहले इंश्योर्ड के पास थे, तो वो सारे जो राइट होते हैं फिर वो असाइनी के हो जाते हैं। तो इस तरह से असाइनमेंट हो सकती हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इस लाइफ इंश्योरेंस चैप्टर का ही फायर इंश्योरेंस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।